नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का प्री एग्जाम जो 2014 में होता है उसका सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। और ये सभी मिक्सिंग क्वेश्चन है। इसमें इतिहास, भूगोल और साइंस, हिंदी जो भी इसका टॉपिक होता है वो सब इसमें आपको मिलेगा। ठीक, तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न प्राचीन इतिहास से संबंधित है। इसमें वैदिक सभ्यता का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है हमारा, गोपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? तो गोपथ ब्राह्मण के बारे में बता दें। इसमें ऑप्शन आपका है यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, अथर्ववेद से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या बता दें तो गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐतरेय एवं कैसितिकी नामक ब्राह्मण ऋग्वेद का शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का तथा पंचविश या तांडे ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, अगला है बौद्ध जैन भागवत शैव धर्म से संबंधित प्रश्न है। नयनार कौन थे? तो नयनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त या सूर्य उपासक। तो पूछ लेते हैं, कभी कभी नयनार किस देवी देवता की पूजा करते? तो शैव धर्म से संबंधित थे, यानी शिव की पूजा करते थे। ठीक, तो दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को क्या कहते थे? अलवर। और भगवान शिव की उपासना करने वाले नयनार थे। नयनारों की संख्या बताएं तो 63 मानी गई और अलवारों की संख्या 12 है। ठीक, अगला हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात। तो वल्लभी जो है ये आपका गुजरात में पड़ेगा। ठीक, तो वल्लभी प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी रहा है। और यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंभात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। और मान्यता अनुसार इसकी स्थापना की बात करें 470 ईसा में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। और यहाँ प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण है वल्लभी विश्वविद्यालय था जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। अगला हमारा प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है? पीतलखोरा, जुन्नार में, कार्ले में या बेगड़सा में। तो राइट आंसर कार्ले में है। इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कार्ले लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। और भाजा कोंडाल ने पीतलखोरा, अजंता, बेडसा, नासिक आदि चैत्यग्रहों का संबंध भी हीनयान धर्म से ही है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मौर्योत्तर एवं मौर्य काल से संबंधित सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है? सांची मध्य प्रदेश, नालंदा बिहार, राजगृह बिहार या पावापुरी बिहार। तो राजगृह में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीत या अजातशत्रु के शासनकाल में हुई 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में। ठीक, तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत पिटक में विभाजित किया गया था। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीत में पिटकों को अलग किया, तो इसी में किया था, पहली वाले में। अगला है, द्वार समुद्र की किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र जो है ये होयसल वंश की राजधानी थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, तो होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है जो कर्नाटक के हासन जिले में है। जबकि वनवासी कदम की राजधानी थी तथा तलकाड या कोबलाल वर्तमान नाम कोलार के खान जानते हो गंगों की राजधानी थी, मतलब गंग वंश की थी। और काकतीय वंश का संस्थापक रुद्र प्रथम था जिसने नलगोंडा हैदराबाद में राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी वारंगल थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत का अलग नाम एक जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, तो महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने किया था। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ।
अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तशास्त्रीय संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यह 18 पर्वों में विभक्त है। ठीक, और इसका रजमनामा भी अलग नाम है, फारसी भाषा में इसका अनुवाद भी हुआ। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो इसके ऑप्शन है भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ, मंदसौर या उदयगिरी। राइट आंसर इसका भीतरी स्तंभ लेख है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में पुष्पमित्रों एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त ने युद्ध का वर्णन मिलता है, और यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। और हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह से परास्त किया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो हर्ष ने प्रियदर्शिका रचा है, नागानंद और रत्नावली लिखा, हर्षचरित बाणभट्ट की है। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 होगा, इसका 1 2 4 ये इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला है, हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं बल्कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटकों के रचयिता के रूप में याद किया जाता है। इसे साहित्यकार सम्राट कहा, और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास से मुगल साम्राज्य का प्रश्न है। इसमें कौन से शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, दारा शिकोह जो था। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, और शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर नाम से कराया था। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ है। दारा शिकोह को उसकी संरचना में उदारता के लिए लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा भी प्रदान की थी। ठीक, अगला है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में हुआ था, और ये काला कानून की संज्ञा दी जाती थी जब चेम्सफोर्ड था। राइट आंसर इसका सी होगा। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत का वायसराय रहा, और इन्हीं के काल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई, 18 जुलाई या अगस्त में? तो राइट आंसर ये 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। और ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1899, 1901, 1903 या 1905? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, 1905, जब बंगाल विभाजन हुआ। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। अगला है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी किसने? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, डलहौजी या वेलेजली? राइट आंसर इसको बी लॉर्ड मिंटो है। तो तत्कालीन भारत सचिव मार्ले का एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य फूट डालो और राज करो ही था। स्वयं वायसराय मिंटो ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा था, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम नाग के दांत बो रहे हैं, और इसका फल भीषण होगा। ठीक, अगला है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ, और इसका जो स्थापना है तो नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला है, इनमें से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक या लाला लाजपत राय? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल व अरविंद घोष। ठीक,
अगला है, ये तो सरल क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और इन्होंने क्या दिया था? बहिर्गमन सिद्धांत दिया था, इसको याद रखना, ठीक। और इन्होंने अपने लेख में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया द वाइंड वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1876 तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में माध्यम से धन का बहिर्गमन सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। और 20 रुपये इन्होंने भारतीयों की मतलब आय मानी थी, ठीक। अगला, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर। तो राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो भी अस्थायी थे। ये 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में सच्चिदानंद अस्थायी चुने गए थे और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक। अगला है, स्वतंत्रता एवं नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो ऑप्शन इसके हैं 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930 या 31 दिसंबर 1931। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, रात 12 बजे रावी नदी के किनारे, तो कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवगठित तिरंगा झंडा फहराया था। अगला है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश के हुआ था। ये हुआ था पोचमपल्ली में, ठीक। और इसके चालू करने वाले कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और इन्होंने क्या किया? तो आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे, जहां भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने हेतु विनोबा भावे ने 1951 में भूमिदान तथा ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में की थी, जिससे भूमिहीन निर्धन किसान समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गरिमामय जीवन यापन कर सकें। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है, भूगोल से संबंधित प्रश्न है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता, उच्च वाष्पन से या अति उच्च ताप से? तो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, निम्न आर्द्रता से, ठीक। तो शुष्कता दशा का जन्म निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, ठीक। अगला है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम प्रायद्वीप कौन सा है? तो पहला तो एशिया, दूसरा है दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर नहीं, सॉरी, इसका डी ऑप्शन होगा, अफ्रीका होगा, ठीक। इसमें 54 देश है, सबसे ज़्यादा देशों वाला अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक। तो इसमें बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के महाद्वीपों का क्रम कौन सा है? तो घटते क्रम में पहला एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला है हमारा प्रश्न, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? तो महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। और महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसकी लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। और इसे छत्तीसगढ़ की गंगा तथा उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र या सोन से? राइट आंसर ये मिलेगी यमुना से, ठीक। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से विंध्यन पर्वत श्रेणी की उद्गमित होती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 590 किलोमीटर है और यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना के अन्य सहायक नदियों के बारे में बात करें तो केन है, चंबल, टोंस और सिंध है, जबकि बीना, जमनी तथा धसान बेतवा की सहायक नदियाँ हैं। धसान नदी आपको बिहार में भी मिलती है, ठीक। अगला है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे? तो भारत के 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे हैं। अब इनमें से बता दें तो एक मिनट, जैसे हम आपका ये बना दे, भारत का नक्शा निचली भाग है और ये इधर, तो ये आपको पड़ेगा यहाँ पे गुजरात है एक, उसके बाद आपका महाराष्ट्र पड़ेगा, मुंबई, इसके बाद आपका यहाँ गोवा पड़ेगा, गोवा के बाद आपका पड़ेगा केरल, केरल के बाद आपका कर्नाटक पड़ेगा, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। फिर इधर आप चले आइए तो
पुडुचेरी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और ये पश्चिम बंगाल है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे हैं। ये पुडुचेरी नहीं, आंध्रा है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होगा। ठीक, तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक लंबी सीमा जो है समुद्र तट की 1600 किलोमीटर है गुजरात की। उसके बाद 900 कुछ है आंध्रा की दूसरी। अगला है मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाएं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी, मतलब जल के द्वारा जो आती है मिट्टी, जल के ओढ़ने से, तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी। नदियों के द्वारा लाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा यही होती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मृदा का है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है और इस मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी के मैदान, कावेरी मैदान आदि जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बनते हैं। मतलब जहाँ पे नदियाँ बहती हैं वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाएगी। ठीक, और इस मिट्टी में गेहूं, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बांगर एवं खादर, बांगर पुरानी मिट्टी को कहते हैं, खादर नई मिट्टी को कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आती है। तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अगला साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो ओरोबैंकी खरपतवार तंबाकू की खेती में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपके इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम के लिए। और इसमें समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट या अन्य भारत की कोई भी परीक्षा हो उसमें अधिकतर ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय। सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, बाय सभी को।